नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पे। गुड इवनिंग अंकित जी एंड गुड इवनिंग सेठी सर। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग अंकित जी। तो आज बाजार जो है कुछ खास नहीं रहा। हमने फिर से गिरावट देखी है। निफ्टी जो है क्लोज्ड बिलो 25,167 पॉइंट्स डाउन रहा। सेंसेक्स 247 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 82,253। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: रिलायंस, इंफोसिस, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स: इटर्नल, टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी एंड अदानी एंटरप्राइज। Top five losers: Geo Financial, Tech Mahindra, Bajaj Finance, Wipro and Infosys। तो अंकित जी क्या कहेंगे आज के बाजार के बारे में? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में एक गिरावट जो है वो जारी है। अगर देखा जाए तो टॉप से काफी गिर चुका मार्केट। जी। 25,000 को एक नीचे क्लोज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन हम्म। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हम्म। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। बहुत हम्म। बड़ी तेजी की संभावना मुझे नहीं लगती कि नया हाई इतनी जल्दी बनाएगा। मुझे हाँ। लगता है कि यहाँ से करेक्शन जारी रहेगा और आने वाले टाइम में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हम्म। ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। अभी तक कोई भी इंडिया को लेके कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं आया है। सारी चीजें पेंडिंग है। 9 तारीख डेट निकल चुकी है क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता। हम्म। 1 अगस्त अगली डेट आई है तो अगले 1 अगस्त तक लोग वेट करेंगे। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पैनिक देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गए, इनमें पैनिक देखने को मिला है। आने वाले टाइम में अभी और पैनिक देखने को मिल सकता है। नई हम्म। खरीदारी के लिए थोड़ा सा ट्रेडर्स को यहाँ पे वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। जी। आज जो है मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। ऑटो ट्रेड जो है वो गेन के साथ क्लोज हुए हैं। हमने स्मॉल कैप जो है 1% अप देखा है। तो जुलाई आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है? वी ऑलरेडी इन मिड जुलाई। देखिए, ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो चले हैं वो केवल एक बाउंस की उम्मीद करी जा सकती है। जी। कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम आज दिया है। हम्म। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप है वो ऑल टाइम हाई के आसपास वापस आ गया है। तो हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना इसके अंदर बेटर रहेगा। तेजी बनाई जरूर है मिड कैप ने और स्मॉल कैप्स ने, लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर बिग जो जाइंट्स हैं अगर हम्म। वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर कोई मैं बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ये केवल एक रेंज बाउंड हो सकता है। आने वाले टाइम में थोड़ी सी अभी और क्लैरिटी बाकी है। जी। वो क्लैरिटी जब मिलेगी 1 अगस्त के बाद, तब थोड़ा सा हमको डायरेक्शन क्लियर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी जिस तरह से अभी पैनिक कर रही है, मुझे हम्म। लगता है कि आने वाले टाइम में अभी स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स के बाउंस है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए अपर लेवल पे। जी। तो ये बाजार के बारे में था। कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं अंकित जी के साथ। सेठी सर प्लीज कॉर्पोरेट न्यूज चलाइए। यस मैम। हाँ, लगा रहा हूँ समझ रहा हूँ। जी। वैश्विक समाचार व कारोबारी अपडेट हिंदी में। चीनी कार ब्रांड यूरोप की इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यूरोप की ईवी क्रांति में अब चीनी कंपनियां मजबूती से पैर जमा रही हैं, जो वहां की पारंपरिक ऑटो इंडस्ट्री के लिए चुनौती बन रही है। एनवीडिया के सीईओ ने यह कहते हुए अमेरिकी चिंताओं को ठुकराया कि चीन की सेना उनके चिप्स का दुरुपयोग कर सकती है। एनवीडिया प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सीमित और नियंत्रित है और सैन्य जोखिमों को लेकर डर अतिशयोक्तिपूर्ण है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के 30% शुल्क लगाने के बाद यूरोपीय बाजारों में गिरावट की आशंका। ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से ऑलिव यूरोपीय बाजारों में दबाव दिखने की संभावना जताई जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एफवाई 2026 की पहली तिमाही में 47.84% की गिरावट के साथ ₹896 करोड़ का राजस्व, ₹428 करोड़ का शुद्ध घाटा। कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर रही है और इस तिमाही में भारी नुकसान देखा गया। ओरियाना पावर लिमिटेड को कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 50 मेगावाट 100 एमडब्ल्यूएच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए कार्यादेश मिला। यह प्रोजेक्ट राज्य के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में मदद करेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने रूस स्थित पिज्जा रेस्टोरेंट्स एलएलसी में अपनी 100% हिस्सेदारी फाइट्सरस को ट्रांसफर की। यह डील रूस में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई से पूरी तरह बाहर निकलने को दर्शाती है। एजीआई
इंफ्रा लिमिटेड को पंजाब रेरा से अरबाना टाउनशिप एक्सटेंशन परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई। यह एक नया रिहायशी और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो शहरी विकास में योगदान देगा। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड को जयपुर विकास प्राधिकरण से सलीग्रामपुरा फाटक के पास आरओबी निर्माण के लिए आदेश मिला। यह रेलवे लाइन पर आने जाने को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई परियोजना है। गोल्ड कार्ड ज्वेल्स लिमिटेड को भारत सरकार के डीजीएफटी से आयात लाइसेंस प्राप्त हुआ। इससे कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी आने की संभावना है। टीजीवी स्रैक लिमिटेड 120 रुपए करोड़ की लागत से 40 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। यह कदम हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे। ये थी आज की खबरें। जी। अब तो अंकित जी, आगे हम फिर टैरिफ के बारे में बात करते हैं कि जो नए टैरिफ्स लागू होंगे तो दुनिया भर की जो बड़ी करेंसीज है उन पर क्या असर होगा, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, चाइनीज युआन है, येन है, इंडियन रुपीज है। आप आने वाले एक साल में क्या देख रहे हैं, इन करेंसीज पर क्या असर होगा? करेंसीज की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में एक वापस उछाल देखने को मिला है। हम्म। और जो ये उछाल देखने को मिला है ये थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक जो टैरिफ वॉर है उसके कारण एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेंड की तो ट्रेंड काफी वीक है और आने वाले टाइम में हमें जो डॉलर इंडेक्स है 92 से 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके हम्म। अगेंस्ट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो यूरो है उसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो बाकी अदर करेंसीज भी हैं, चाहे वो जेपीवाई हो जाए चाहे आईएनआर हो जाए, सब के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। हम्म। अगर हम बात करें यूएसडीएनआर की तो यूएसडीएनआर 85 का सपोर्ट लेने के बाद में वापस से बाउंस बैक करा है, तो हम्म। 86.50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं यूरो की बात करूं तो यूरो ने 1.11 के ऊपर 2008 के बाद में सबसे बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो हम्म। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो तेजी है ये बनी रहेगी। कहीं ना कहीं अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो मुझे डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगी। हम्म। 100 का एक लेवल काफी स्ट्रगल वाला हो गया है, काफी रेजिस्टेंस वाला हो गया है। तो जब तक ये 100 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा तब तक तेजी नहीं करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड इसके अंदर मंदा दिख सकता है और इसके अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो हम्म। मुझे लगता है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड सारी चीज चल रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक मेजर रीजन ये है कि अभी कम से कम जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको कुछ टाइम वेट करना चाहिए जब तक टैरिफ वाली कंडीशंस क्लियर नहीं होती हैं। और मुझे हम्म। लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना एक ऐसी कंट्री हो सकती है जो बड़ा डिसीजन ले सकती है। तो जी। चाइना क्या करता है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। हम्म। डी डॉलराइजेशन अगर होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पैनिक मिलेगा। लेकिन जिस हम्म। तरह से अभी धमकियां चल रही हैं ब्रिक्स देशों के लिए, इंडिया को मिली है, रशिया को मिली है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा है कि वापस से रशिया ने अटैक करा है। हम्म। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी कोई भी क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होते हैं मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। जी। लेकिन हाँ, जिस तरह से ट्रेंड बता रहा है मुझे लगता है नेगेटिव रहेगा। हम्म। और सब बाकी जितनी इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वो समय बताएगा कितना पॉजिटिव हो सकता है। जी। अब सेठी सर, योर क्वेश्चंस। हाँ, मैं वो आपने कवर किया इसमें जो ब्रिक कंट्रीज का है, उनको चेतावनी दी है ट्रम्प जी ने, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो? जी, चेतावनी दी है लेकिन इतना आसान नहीं है। चेतावनियां तो मिली हैं इंडिया की तरफ से। अगर देखा जाए तो जितना भी टैरिफ बात हो रही है सारी की सारी बातें एक तरफा हो रही हैं। बाकी किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। केवल ब्रिक्स की बात करें तो केवल उतना ही टेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टेंशन देखने को मिल रहा है। वहां पे भी कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है वो मिसमैच होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बाकी कंट्रीज की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अभी इन्होंने मैक्सिको पे 30% लगा दिया, कनाडा पे 35% लगा दिया, तो टैरिफ लोग लगाए जा रहे हैं। लेकिन किसी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय, क्योंकि हर कंट्री अपना दूसरा रास्ता निकालने की तरफ अग्रसर है कि हम दूसरे रास्ते कौन से हो सकते हैं। जैसे चाइना है, उसने मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज पकड़ ली हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अब यूएस के, लेकिन वो भी अपनी बाकी कंट्रीज की तरफ मुंह मोड़ने के लिए तैयार है। रशिया की तरफ से उन्होंने, रशिया ने क्लियर कर दिया है कि हम उसकी बात नहीं मानेंगे। यूक्रेन का कहीं ना कहीं मैटर चल ही रहा है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर उन्होंने बोल दिया है कि अगर उन्होंने अटैक करा उसके ऊपर तो रशिया सपोर्ट करेगा। चाइना भी कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज के सपोर्ट में है। तो देखिए ये जो दुनिया है दो भागों में नहीं बटी है इस समय। अमेरिका एक तरफ अलग है और बाकी सारी कंट्रीज एक तरफ अलग हो चुकी हैं। तो जो लड़ाई के मोड में है केवल और केवल अमेरिका है। तो ब्रिक्स नेशन से आई निकल जाएगा, इंडिया निकल जाएगा, इतना आसान नहीं लगता। क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई इतना जल्दी स्टेटमेंट देना चाहिए, और इस स्टेटमेंट पे कोई रिएक्शन भी अभी शायद थोड़ा सा इंतजार करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अंकित जी, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल में क्या आपको लगता है? सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रही है और इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर मैं बात करूं कमोडिटीज में, सॉरी कॉमेक्स में,
तो कॉमिक्स में कहीं ना कहीं भी $39 के आसपास है। $39 को क्रॉस कर कर चुकी है, और आने वाले टाइम में हमें जल्दी $42 से $44 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 2011 में इसने 2011 और 1980 दोनों साल, 1980 में और 2011 में उसने $49 का हाई लगाया था। $50 की बात करें तो आज तक सिल्वर ने ब्रेक नहीं करा है। और अगर सिल्वर $50 को ब्रेक करती है तो एक नए हाइस की बात करेंगे, वहां से नए सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी कोई अभी टेंशन वाली चीज़ नहीं है। सिल्वर और गोल्ड पॉजिटिव रहेंगे, जितना ग्लोबल टेंशन बना रहेगा उतना पॉजिटिव रहेगा। और फेड कट की अगर बात होती है, इंटरेस्ट रेट कट की बात होती है, तो डेफिनेटली गोल्ड को सेंटिमेंटल एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए गोल्ड के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होनी चाहिए, और सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिल्वर बहुत टाइम से चली नहीं है, और शायद 2011 वाला जो सिनेरियो है वो रिपीट हो सकता है। और कॉपर क्रूड ऑयल के बारे में? देखिए, कॉपर अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि 50% टैरिफ लगाने की बात कर दी गई है। अब वो कब लगाएंगे टैरिफ ये तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख रहा है। लास्ट 3 महीने में हमने देखा है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी कॉपर की, जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर के चलते। तो कहीं ना कहीं उस डिमांड को कोप अप करते हुए हमने 900 तक के लेवल्स वापस देखे थे। लेकिन वापस से जिस तरह से इन्होंने बढ़ाने की बात करी है टैरिफ, अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मंदी का दौर आएगा, वहां पे कॉपर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि कॉपर को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए, जब तक क्लैरिटी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलती है, किस तरह से डिमांड है, किस तरह से सप्लाई है, इसको देखना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 855 850 के आसपास मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक बार वापस से अच्छी खरीदारी बन सकती है। क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा आप क्रूड ऑयल का पिछले ट्रेंड 3 महीने पॉजिटिव में? है। जो ओवरऑल ट्रेंड हुआ था, जो मिडिल ईस्ट वाला टेंशन खत्म हुआ था, वो गिरावट आई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल $50 के नीचे जाएगा। ये ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, और आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ग्लोबल सप्लाई स्थिर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। लेकिन जैसे ही ये टेंशन खत्म होती हैं, रिवाइवल होगा। और $50 के नीचे मुझे नहीं लगता कि सेंटिमेंटल लेवल है, उसके नीचे क्रूड ऑयल जाना चाहिए। क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। और कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट होगी जहां पे हम वापस से $90 से $100 तक का क्रूड ऑयल का लेवल देख सकेंगे। तो क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के अंदर मंदी करके चलना मुझे नहीं लगता कि सही है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिया जी। जी। अंकित जी, आप बिटकॉइन फॉलो करते हैं? क्योंकि तेजी पर है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिटकॉइन एक्चुअली में इंडिया में बैन है, तो मैं इतना फॉलो करता नहीं हूँ, क्योंकि एक देखा जाए तो उसके पीछे मुझे कोई बेस नहीं दिखता है। हम्म। अब गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, यूएस गवर्नमेंट भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिटकॉइन का मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि वो बिटकॉइन तो चलिए ठीक है, एक करेंसी है जो मतलब कि क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में बताई जाती है जी। कि उसके, लेकिन बैक में कितना गोल्ड है, कितनी नहीं है, कितने क्रिप्टोज हैं, सारी हम्म। की सारी हवा में बातें हैं। बैक एंड में एक्चुअल कंडीशंस किसी को नहीं पता है। गोल्ड का कम से कम कोई फिजिकल आपके पास में है। अगर मैं बाकी कॉइन्स की बात करूं तो जो डॉज कॉइन हो, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शायद मेरे को पता भी नहीं होंगे, तो उनके पीछे बेसिक्स क्या हैं, बेस लॉजिक्स क्या हैं, वो किसी को नहीं पता है। तो कोई कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी कुछ भी चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी में जब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है तब तक थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे जल्दी मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच अंकित जी, धन्यवाद, थैंक यू नमस्ते। सो मच जी। नमस्कार। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू नमस्कार। सर।